गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था कि किसी भी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में या द्रव पदार्थ को वाष्प अवस्था में जब बदला जाता है तो उसे ऊष्मा दी जाती है, और जब अवस्था परिवर्तन होता है तब अवस्था परिवर्तन के दौरान थर्मामीटर में तापमान की वृद्धि नहीं होती है, और जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है उसे क्या कहते हैं? हम गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.15। 1.5 अपन जब भी गणना करते हैं तो गणना में 1.5 नहीं लिखते, तो जनरली हम कितना लिखते हैं? 273 केल्विन बोलते हैं। ठीक है। ठोस पदार्थ के गलने की प्रक्रिया में ताप समान रहता है। ताप समान कितना रहेगा? जब तक पूरा बर्फ द्रव में नहीं बदल जाता तब तक ताप स्थिर रहेगा, और कितना रहेगा? 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है। तो ये ऊष्मा कहाँ जाती है? तो ये जो ऊष्मा है, अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी भी पदार्थ को दी गई ऊष्मा अवस्था परिवर्तन का कार्य करती है। ठीक है। अवस्था परिवर्तन में वो काम करती है। तो यहाँ ये मैंने बता दिया कि जब डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलोगे, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलोगे तो 273 आपको जोड़ना है। ठीक है। सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या करोगे? 273 जोड़ोगे, और केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाओगे। ठीक है। गलने की प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा, गलनांक तक पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ नहीं पिघल जाता तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है, मतलब हम बीकर को निरंतर ऊष्मा दे रहे हैं उसके बाद भी, और थर्मामीटर में ताप नहीं बदलता है, वह 273 केल्विन ही रहता है। कणों के परस्पर आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करना मतलब कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना, या द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलते समय किसी भी थर्मामीटर में ताप नहीं परिवर्तित होता है। ठीक है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी हुई रहती है, तो इसे क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। ठीक है। गुप्त का मतलब होता है जो प्रदर्शित न किया जा सके, उसे कहते हैं गुप्त, जो कहीं अंकित न हो। बात समझ में आ गई? तो ये जो ऊष्मा है, अवस्था परिवर्तन के दौरान जो दी गई ऊष्मा है, यह थर्मामीटर नहीं बताता, इसलिए इस ऊष्मा को अपन क्या कहेंगे? गुप्त ऊष्मा। अब गलते समय जो गुप्त ऊष्मा दी जाती है, अर्थात ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलते समय जो ऊष्मा दी जाती है उसे कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। और जल के लिए वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ठीक है। जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल को ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। अब जब द्रव में बदल गया, वहां तक हो चुका था, आज हमें यहां से पढ़ना है। जब पूरा जल बन चुका है, बर्फ पिघल चुकी है सारी, और जब पूरा जल बन जाता है उस स्थिति में हमें निरंतर उस बीकर को ऊष्मा देते रहना है। अब जब जल पूरा बन चुका है तब अब वापस थर्मामीटर में तापमान बढ़ना शुरू होगा। ठीक है। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। अपन ने पढ़ा था ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। ठोस पदार्थ में आप जानते हो क्या होता है? अणु पास पास होता है,
द्रव अवस्था में अणु थोड़े दूर दूर हो जाते हैं और वाष्प अवस्था में बदलते बदलते अणु बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं। तो यहाँ ठोस अवस्था तो रही नहीं, अब द्रव अवस्था में बदल गया और अणुओं के प्रति जो आकर्षण बल है अन्य अणुओं के प्रति वो अब कम हो जाता है और उसको आकर्षण बल को तोड़कर अब अणु स्वतंत्र हो जाते हैं, कहीं भी गति कर सकते हैं। अब एक अणु से दूसरा अणु जुड़ा हुआ नहीं रहता। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। हमने उसको गर्म किया, गर्म करते रहे, गर्म होने पर अब वाष्प बदलनी शुरू हो जाती है। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। देखिए वायुमंडल, यहां से आप अंडरलाइन करोगे, यहां से आप देखोगे इसको, आप अपनी नोटबुक में क्वथनांक की परिभाषा लिखोगे, कहां से, यहां से, ठीक है। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह जो ताप है, मतलब कौन सा ताप, जिस पर वह जल से वाष्प में बदल जाता है, वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में बदलेंगे तो 273 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। 273 हमें जोड़ना है, तो 100 में क्या जोड़ देंगे हम, 273 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 373 केल्विन। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? अब वापस गुप्त ऊष्मा आ गई। वो अपन ने पढ़ा था जब बर्फ द्रव में बदला था, बर्फ जब जल में बदला था तब गुप्त ऊष्मा आई थी, उसको संगलन की गुप्त ऊष्मा हमने कहा था। अब जल या द्रव जब वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है उस समय भी गुप्त ऊष्मा कहलाती है, क्योंकि 100 डिग्री पर वो जल उबलना शुरू हो जाता है और जब तक पूरा द्रव वाष्प नहीं बन जाता, जब तक टेम्परेचर और नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो 100 डिग्री पर थर्मामीटर जो है वो 100 डिग्री से ज्यादा पाठ्यांक नहीं बढ़ेगा, हम जबकि बीकर को नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं, तो ये भी गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। तो इसको अपन कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी, जब कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलता है, उस दौरान दी गई ऊष्मा क्या कहलाएगी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है वह कहलाती है संगलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था। 273 केल्विन तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली। अब इसे चित्र के द्वारा अपन पढ़ सकते हैं, चित्र के द्वारा दे सकते हैं। ठोस अवस्था थी, ठोस अवस्था से ऊष्मा दी, ऊष्मा देने पर क्या आया, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया और द्रव अवस्था को फिर और ऊष्मा दी, ये ऊष्मा दी और तो क्या बन गई, उसकी गैस अवस्था बन गई, ठीक है। बर्फ था यहाँ पर, यहाँ बर्फ से जल में बदला, जल से यहाँ पर वाष्प में बदला, जल वाष्प में बदला। अब देखिए जल वाष्प को क्या वापस जल में बदला जा सकता है क्या, बताइए। आपने कभी ऐसा किया है कि किसी पात्र में आपने गैस में पानी गर्म किया, ठीक है, और उसके ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया, तो आपने कभी देखा होगा ढक्कन को जब आपने उठाया तो ढक्कन के ऊपर, ढक्कन के अंदर की तरफ नीचे और जल की छोटी छोटी बूंदें आपने कभी देखी होगी। तो वो क्या है, वो जल जब वाष्प बना था तो ऊपर वाले ढक्कन के संपर्क में आकर वो वापस वाष्प ठंडी हो जाती है और ठंडी होने पर वह वाष्प वापस जल में बदल जाती है, ठीक है। तो हम जल वाष्प को वापस जल में बदल सकते हैं, अर्थात गैस को वापस हम किस में बदल सकते हैं,
द्रव में बदल सकते हैं। और आपने कभी बर्फ जमाई है क्या? फ्रीज में बर्फ जमाते हो ना आप, तो उसमें क्या करते हो, ट्रे में, आइस ट्रे जो होती है, बर्फ की जो ट्रे होती है, उसमें आप पानी डालकर रख देते हो, फ्रीजर में रखते हो ना, और वो क्या बन जाती है? बर्फ बन जाती है। होता है ना ऐसा। तो ये बर्फ को पानी में, पानी को वाष्प में, जलवाष्प में, और जलवाष्प को वापस पानी में, मतलब ठंडा, शीतलता का मतलब होता है ठंडा करना उसको। जलवाष्प को ठंडा करेंगे तो द्रव बन जाएगा, और द्रव को मतलब जल को अगर और ठंडा करेंगे फ्रिज में रखकर, तो वो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो ये डायग्राम समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तापमान को बदलकर, तापमान को ज्यादा करेंगे तब तो ठोस द्रव में, द्रव गैस में बदल जाएगा, और तापमान कम करेंगे तो क्या होगा? वाष्प द्रव में और द्रव ठोस में बदल जाएगा। तो अवस्था परिवर्तन की जा सकती है। हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। क्या था? हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदली थी ना। बर्फ से किस में बदला था? द्रव में बदला था। द्रव से किस में बदला था? गैस में बदला था ना। गर्म होने पर ये ठोस से किस में बदल जाता है? द्रव में। द्रव से गैस में बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, जो द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होते और ठोस से सीधे वाष्प में बदलते हैं। ठीक है ना। और वाष्प से सीधे ठोस में बदलते हैं। द्रव अवस्था बीच में आती नहीं है। तो ऐसे कोई एक एग्जाम्पल आपको याद है क्या, जो ठोस से सीधा वाष्प में बदल जाए? जैसे ठोस पदार्थ हमने रख दिया और वो धीरे धीरे हम देखें वो धीरे धीरे कम हो रहा है, कम होते होते वो गायब हो गया। ऐसा कोई पदार्थ आपके याद है क्या? कपूर आपने देखा है? कपूर देखा है ना। तो कपूर की गोली जो है, छोटी गोली, अगर अपन वायुमंडल में खुली रख दें और हम उसे अगले दिन या कुछ समय पश्चात देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो कपूर की गोली छोटी हो जाती है। कैसे हुई? वो जो ठोस पदार्थ है कैसे हुई बता सकते हैं आप? ठोस पदार्थ से सीधा क्या बन जाता है? वाष्प बन जाती है। कपूर की गंध आती है, और कपूर की गंध आने का मतलब क्या हुआ कि वह ठोस पदार्थ से कपूर किस में बदल रहा है? सीधा वाष्प में बदल रहा है। तो कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा ठोस में भी बदल सकते हैं। देखिए कपूर का ही उदाहरण लिया है। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड आपको लैब में मिलेगा, और या कपूर घरों में मिल सकता है, आसानी से कपूर ले सकते हो, और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दें। चीनी मिट्टी की प्याली आती है ना, उसमें अपन डाल देते हैं। एक कप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। ये देखें, ये चीनी मिट्टी की प्याली ली है और चीनी मिट्टी की प्याली में यहाँ ये अमोनियम क्लोराइड डाल दिया। देखो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और नीचे से अपन गर्म कर रहे हैं, और ये देखो ठोस बना अमोनियम क्लोराइड। ये देखो ये इस पे चिपक रहा है। यहाँ हमने रुई से बंद कर दिया। रुई से हमने बंद क्यों किया? जिससे ये वाष्प बन के उड़े नहीं बाहर। हमें दोनों देखना है, ठोस से वाष्प में बदलना और वाष्प से वापस ठोस में बदलना। ठीक है। तो हमने देखिए ये चीनी मिट्टी का प्याला लिया। चीनी मिट्टी के प्याले में हमने यहाँ क्या रखा? अमोनियम क्लोराइड रखा। अमोनियम क्लोराइड धीरे धीरे वाष्प बनेगी, तो यहाँ ये अमोनियम क्लोराइड की वाष्प बन गई चारों तरफ, बिना द्रव में बदले सीधी वाष्प बन गई। अब वाष्प ऊपर जाएगी तो ऊपर रास्ता बंद है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ ये आग नहीं है ना, यहाँ कोई गर्म नहीं कर रहा है इसको,
तो ये क्या करेगी, जैसे ही परत नली की दीवारों पर आएगी, ये जो ये कीप जो है, ये देखो कीप हमने उल्टी रख रखी है इसके ऊपर। कीप जानते हो ना, जिसे छोटे मुंह का कोई भी छोटे मुंह की कोई भी बोतल है, उसके अंदर कोई हमें पदार्थ डालना है तो हम कीप डाल देते हैं। कीप डालकर और फिर अपन डालते हैं तो वो उसके अंदर चला जाता है। कीप तो सब जानते हैं, प्लास्टिक की कीप होती है। तो ये कीप को हमने इस चीनी मिट्टी के पात्र पर उल्टा लगा दिया पूरा पूरा, जिससे कोई भी वायु जो है वो बाहर न निकले, कोई भी वाष्प बाहर न निकले। और नीचे से बर्नर से हम उसको गर्म कर रहे हैं। हमने गर्म किया तो ये क्या हुआ कि ऊपर जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया, और ऊपर यहाँ कोई उसको गर्म नहीं कर रहा, तो क्या होगा, ये अमोनियम क्लोराइड की वाष्प यहाँ टच में आएगी, यहाँ संपर्क में आएगी, और यहाँ वापस अमोनियम क्लोराइड देखो जम गया, जमा हुआ दिख रहा है ना, देखो वाइट वाइट ये। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वाष्प बनेगा, और वाष्प से वापस ठोस बन जाता है। तो ये इस क्रिया को क्या कहते हैं, ये नाम क्या लिख रखा है, ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ये प्रयोग के द्वारा पूरा समझाया हुआ है। आप ये चित्र आसानी से बना सकते हो, इसमें कोई वो कठिनाई वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, एक कीप को उल्टा करके उस प्याली के ऊपर रखा था ना हमने। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक छोटा टुकड़ा लगा दिया, लगा हुआ था रुई का टुकड़ा हमने लगाया था। वो क्यों लगाया, क्योंकि वाष्प बाहर न निकले, इसलिए हमने उसको वाष्प को रोकने के लिए हमने ऊपर रुई लगा दी। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें। उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, आपको क्या पता लगेगा। अमोनियम क्लोराइड हमने जो चीनी मिट्टी की प्याली में जो अमोनियम क्लोराइड रखा था ठोस, वो तो धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि वाष्प बन रही है, और कीप की अंदर वाली दीवारों पे वो अमोनियम क्लोराइड चिपकने लगे। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ये देखो दो शब्द आपके सामने आए हैं, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। जब ठोस से गैस में बदलता है तो उसको तो क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठोस से गैस में बदलने को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। और गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निक्षेपण। नाम दोनों याद रहेंगे, निक्षेपण और ऊर्ध्वपातन। इस पूरे पैराग्राफ में दोनों की परिभाषा आ गई। ये परिभाषा आप लिख सकते हो, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, निक्षेपण किसे कहते हैं। ठीक है, गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, उसकी संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो ये चार परिभाषाएं आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। ये डायग्राम हमने देख लिया था। अगला जो हम पढ़ेंगे बिंदु वो है दाब परिवर्तन का प्रभाव। क्या है, दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की अवस्थाओं में अंतर होता है। अगर कणों के बीच की दूरी बहुत कम है, एकदम अणु जो है या कण जो एकदम चिपक के हैं, तब उसको अपन क्या कहेंगे, ठोस। कुछ अणु थोड़ी सी दूरी बनाए हुए हैं तो उसे अपन कहेंगे द्रव अवस्था। और अणु अगर बहुत ज्यादा दूर दूर है तो उसको अपन क्या कहेंगे, गैस अवस्था। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा। एक सिलेंडर है, उसमें गैस भरी हुई है, अब हम उस पर दबाव डालेंगे, ठीक है ना, उस पर दाब डालेंगे, दाब लगाएंगे और संपीड़न करवाएंगे, उसको अंदर की तरफ धकेलेंगे। जब अंदर की तरफ धकेलेंगे तो क्या होगा, आप बताइए। आप कल्पना कीजिए कि एक हॉल है, एक हॉल में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो दूर दूर हैं,
अब चारों ओर से अगर उन व्यक्तियों को धक्का दिया जाए अंदर की ओर, तो क्या होंगे, वे जो व्यक्ति हैं उसके अंदर, होल के अंदर, वो पास पास आ जाएंगे। और धक्का देंगे उनको और उन पर दाब डालेंगे तो वो और पास पास आ जाएंगे, ठीक है ना। और ऐसे करते हुए एक स्थिति ऐसी आएगी जब वे व्यक्ति एक दूसरे के एकदम चिपक जाएंगे और उनको और धक्का लगाने पर वो फिर उनके बीच की दूरी कम नहीं होगी। तो यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अणु की जो कल्पना व्यक्तियों से कर सकते हैं अपन, तो क्या होगा, अणु बहुत दूर दूर है, उस पर अपन दाब बढ़ा रहे हैं, उन्हें संपीड़ित कर रहे हैं, तो क्या होगा, अणु जो है वो क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। अणु जब पास पास आ जाएंगे तो अवस्था कौन सी बदल जाएगी, वाष्प से द्रव अवस्था बदल जाएगी। फिर हम उसको और दाब डाल रहे हैं और उनको संपीड़ित कर रहे हैं, तो क्या होगा, अणु और पास पास आ जाएंगे। और अंत में एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्या उनके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल हो जाएगी कम। संपीड़ित करने पर कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। दाब अगर अपन बढ़ाएंगे किसी भी गैस पर, तो दाब बढ़ाने पर वाष्प अवस्था द्रव अवस्था में आ जाती है और द्रव अवस्था ठोस अवस्था में भी आ सकती है विशेष परिस्थितियों में। तो आज के लिए इतना काफी है। आज आप इतना पढ़ोगे और जो मैंने परिभाषा आपको याद करने के लिए दी है, नोटबुक में लिखने के लिए दी है, वो आप लिखोगे नोटबुक में और मुझे दिखाओगे फोटो खींचकर। इसमें असाइनमेंट में मुझे डाल के दिखाओगे कि आपने काम किया या नहीं किया, ठीक है ना। आप वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने आपको आज के लिए क्या काम डाला है, क्या काम करने के लिए मैंने कहा है। तो वो काम करोगे आप और पीछे वाला रिवीजन करते रहना, पढ़ते रहना पीछे वाला, और जो मैं चीज़ें आपको लिखने के लिए बोल रही हूँ वो आप लिखते रहना। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।